कैप्टन अमेरिका रीबॉर्न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से सारे के सारे पजल्स हमारे सामने खोल के रखे जा रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े राज बताए जा रहे होते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है आर्मज़ोला, रेड स्कल, यहाँ तक के डूम और अब जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न भी इस बड़े के बड़े प्लान के अंदर शामिल हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि उन लोगों ने कभी कैप्टन अमेरिका को जान से मारा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ कैप्टन अमेरिका को टाइम के अंदर फ्रोज किया था ताकि सही टाइम आने पे उनको वापसी लाया जा सके। और उनको वापसी लाने के लिए उनको ज़रूरत थी शैरन कार्टर की, जिसको अब सारी की सारी बातें याद आ गई होती हैं, तो इसलिए वो उनके चुंगल से भाग चुकी है। और अब यहाँ पे शैरन कार्टर जो है फैल्कन के साथ मिलके एक बड़ी टीम बना चुकी है, जिसमें बकी, नताशा और हैंक पिम भी शामिल हैं, जो कि पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने तरीके से कैप्टन अमेरिका को वो लोग वापसी लेकर आएँ। और दूसरी तरफ ऑसबॉर्न जो है अब वो आर्मज़ोला वगैरह के साथ मिल गया है ताकि कैप्टन अमेरिका का काम एक बार तमाम कर सकें। अब आगे यहीं से कैप्टन अमेरिका के पास हम शिफ्ट होते हैं, यानी ओरिजिनल के पास। और वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद है। ये वो दिन है जब हमारा मुकाबला रेड स्कल से होने वाला था। हमारा यहाँ पे जो था नंबर बहुत ही ज़्यादा कम था, हम बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पिट रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसने अपने डिमोनिक फोर्सेस लाने के बारे में सोचा था और अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमें हराना चाहता था। लेकिन जैसे भी थे उसके एक्सपेरिमेंट जितने भी थे मैंने उनको ख़त्म किया था। तो इस तरह आज भी मैं सेम वही करने वाला हूँ जो मैंने पहले किया था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं ये दिन वापसी क्यों जी रहा हूँ, मैं दोबारा इस दिन के अंदर क्या कर रहा हूँ। ये किसी किस्म की कोई माइंड ट्रिक तो नहीं है जो डॉक्टर फॉस्टर्स या रेड स्कल ने मेरे साथ मिलकर की गई हो सकता है कि मैं भी किसी लैब के बेड के ऊपर लेटा हुआ हूँ और ये सब मेरे दिमाग में चल रहा हो। ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रियल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल मेरे सामने हैं और एग्जैक्टली वैसी हो रही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। और इसको इतनी बारीकी से कोई भी जो है मेरे माइंड के अंदर नहीं डाल सकता है, कोई इसको फेक कैसे कर सकता है। मुझे बस ऐसा लग रहा है इस वक्त कि मैं अपनी बॉडी के अंदर ही एक पैसेंजर हूँ और अलग अलग टाइम्स के अंदर से जो गुजरता जा रहा हूँ, जिसको मैं पहले ही जो है एक बार जी चुका हूँ। मैं एक तरह से अपने आप को ही देख रहा हूँ कि किस तरह से मैंने उस वक्त के अंदर वो काम किए हैं जो मैं इस वक्त अभी कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ, या फिर सोचने वाली बात यह है कि मुझे इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त जो हूँ पास्ट के अंदर हूँ और कंट्रोल करने से मतलब होगा कि पास्ट बदल जाएगा और पास्ट बदलने से पूरा फ्यूचर जो है चेंज हो सकता है। मैं जो हूँ इतना सब कुछ नहीं सोच सकता हूँ, इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मुझे जो है यहाँ पे टोनी स्टार्क या रीड रिचर्ड जैसे किसी की ज़रूरत है ताकि वो लोग इस चीज़ को समझ सकें। मुझे ज़रूरत है। ओ डैम इट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और अगले पल हम देखते हैं कि एक और फ्लैश ऑफ लाइट आता है और कैप्टन अमेरिका मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए होते हैं और वो बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं सोच रहा था, नहीं जाने दीजिए, सब कुछ ठीक है, आप बताइए सर कैसे हैं। तो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा चेहरा देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तुम तो मेरे गुड लक चार्म की तरह हो ना। वहीं पे कैप्टन अमेरिका जो है ये पूरी चीज़ें जो है अपने साथ जी रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग के अंदर जो बातें सोच रहे हैं वो ये हैं कि मुझे इस वक्त एक साइंटिस्ट को ढूंढने की ज़रूरत है। मुझे किसी तरह इस नाइटमेयर से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा दिमाग ख़राब होते जा रहा है। मुझे अपने टाइम के अंदर वापसी लौटना पड़ेगा, अगर वो पॉसिबल अभी है भी कि नहीं। और इस तरह हम प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नताशा और कैप्टन अमेरिका को जो है चारों तरफ से चील एजेंट्स एरीज और वैनम ने घेर लिया होता है। और यहाँ पे इन लोग के बीच एक ज़बरदस्त किस्म की फाइट शुरू हो गई होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि एरीज यहाँ पे जो है कैप्टन अमेरिका के ऊपर आके अपने एक्स से वार कर रहा होता है और वहीं पे नताशा जो है यहाँ के एजेंट से लड़ रही होती है। और ये दोनों चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एरीज और वैनम, इनसे लड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। और वहीं पर एरीज बोलता है कि बस बहुत हो गया, नाचना बंद करो और मुझे फेस करो। लेकिन वहीं पर हम कैप्टन अमेरिका को देख रहे होते हैं कि वो डॉज कर रहे होते हैं अपने शील्ड्स वगैरह के जरिए ताकि उसके अटैक से बच सकें। वहीं पे नताशा बोलती है कि तुम यहाँ से फ्लाइंग कर लो और फ़ौरन निकल जाओ, मैं इन लोग को जितना हो सकेगा रोकने की कोशिश करूँगी। तो कैप्टन बोलता है कि नहीं नताशा, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन दूसरों को ये बात पता होनी चाहिए कि इस वक्त जो डिवाइस हम ढूंढने के लिए आए थे वो ऑसबॉर्न के कब्जे में है। तुम्हें यहाँ से निकल के उनको ये बात बतानी ही पड़ेगी। तो कैप्टन बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों यहाँ से एक साथ निकलेंगे और उनको बताएंगे। और वहीं पर नताशा जो है एरीज के मुँह पर बुलेट्स फायर करती है, लेकिन एरीज बोलता है कि बुलेट्स ये सिर्फ मेरे मुंह पे गुदगुदी का काम कर रही हैं और कुछ भी नहीं। और यहीं पे हम देखते हैं कि वैनम भी कैप्टन अमेरिका को लात मार के दूर फेंकता है।
और एरीज बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पे आने की गलती कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। और आजकल हम लोग जो है बिल्कुल भी हैबिट के अंदर नहीं है कि किसी के ऊपर रहम करें। और इस तरह हम देखते हैं कि वैनम भी जो है इसको अपनी टेंटिकल्स के अंदर पकड़ता है नताशा को, और वहीं पे एरीज भी जो है कैप्टन अमेरिका के ऊपर वार करके उन दोनों को नॉकआउट कर देते हैं। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर यानी फैंटास्टिक फोर के पास। तो वहीं पे शैरन पूछती है कि सैम ने कोई खबर दी है। तो कहते हैं हैंक पिम कि मुझे डर है शैरन, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई खबर हमारे पास नहीं आई है। तो मिस्टर रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ शैरन, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ यहाँ से हिलना बंद कर दो। ये जो स्कैन मैं कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, तुम हिलोगी तो उसकी रीडिंग्स हिल सकती हैं। तो मैं पे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि वैसे एग्जैक्टली फैल्कन ये कर क्या रहा है जो तुम उसके बारे में इतना चिंता कर रहे हो। तो हैंक बोलता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ रीड, इस बारे में तुम दोबारा मुझसे पूछ रहे हो। तो रीड कहता है कि यस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वेल तुम देख ही रहे हो कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, तो तुम मेरे सामने जो जो बोलने की कोशिश कर रहे हो मैं सब कुछ वो नहीं सुन पा रहा हूँ पेम। तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी इसमें मदद करोगे? और वैसे भी तुम तो यहाँ फारिग ही खड़े हो ना, तो बातों को रिपीट करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, फैल्कन और विजन जो है वो एक रिकॉन मिशन पे गए हैं। वो लोग कैप्टन और ब्लैक विडो को ढूंढने के लिए गए हैं, क्योंकि जब वो लोग अपने लास्ट मिशन पे डूम की डिवाइस को ढूंढने के लिए गए थे उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है, उनका कोई रेडियो सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा। तो वहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि फैसिनेटिंग। तो हैंक पिम बोलते हैं कि फैसिनेटिंग, इसमें फैसिनेटिंग क्या है? तो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी बात पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बल्कि उस बात पे कह रहा हूँ जो शैरन ने हमें बताई है, यानी कि आम जोला जो है मिस कार्टर को एज अ कॉन्स्टेंट रेफर कर रहा था। तो हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या है? तो कहते हैं कि वेल इसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इसके खून के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके ऊपर मैं एक्जैक्टली लॉक ऑन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा फेमिलर है। ये मुझे जो है टोनी स्टार्क ने दी थी जब वो अंडरग्राउंड नहीं हुआ था। उसने कैप्टन अमेरिका की ऑटोप्सी रिपोर्ट जो वो मेरे साथ शेयर करी थी अपने अंडरग्राउंड होने से पहले। तो तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो कि स्टार्क ने तुम्हें कैप्टन की ऑटोप्सी रिपोर्ट दी थी? कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ, लेकिन दरअसल इसमें जो चिंता वाली बात है वो ये है, टोनी को ये बात पता चली थी कि कैप्टन अमेरिका की जो सेल्स हैं वो इतनी जल्दी रैपिडली डीके नहीं हो रहे हैं, और उसका एविडेंस निकाल के उसने मुझे दिया था। तो मुझे अब ये बताओ कि तुम फैल्कन के रिकॉन मिशन के बारे में मुझे क्या बता रहे थे? और यहाँ पे हम देखते हैं कि हैंक पिम उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी लिटरली 1 मिनट पहले उन्होंने उसको बताया कि फैल्कन और विजन यहाँ पे क्या करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन रीड रिचर्ड का दिमाग जो है सारा का सारा इस वक्त शैरन और कैप्टन अमेरिका के ऊपर लगा हुआ है। यहीं से हम शिफ्ट होते हैं क्रॉस बोन्स के पास और सिन के पास, जहाँ पे इन दोनों को बिठाया होता है। उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम दोनों के साथ शेयर करूँगा, बिलीव मी, बट अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों ही ऐसे शख्स हो जो कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन हो, और तुम लोग के ऊपर मुझे रिलाई करना ही पड़ेगा। और हम यहीं से देखते हैं क्रॉसबोन बोलता है कि यहाँ से शक्ल लेके दफ़ा हो जाओ ऑसबॉर्न, हम तुम जैसा गद्दार के लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं। तुम्हें पे सिन बोलती है ज़रा 1 मिनट ब्रॉक, इसको बात तो करने दो, देखा वो कितनी समझदार है, मुझे बात तो करने दो, बिकॉज मेरे पास ही सिर्फ चाबी है इस कमरे से बाहर निकलने की, और तुम तो वो चाहते ही हो ना। और ये एक ऐसी चाबी है जिसके ज़रिए तुम्हारे सर के अंदर गोली नहीं उतरेगी, और मैं जो बोलता हूँ मैं वही करता हूँ, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि जिसने कैप्टन अमेरिका की जान ली है उसको तो लोग जान से मारना ही चाहते हैं। तो वहीं पे वो बोलता है कि राइट, तुम्हारी बात मैं समझ गया, तो बताओ मुझे तुम किस ट्रायल की तरफ ले जा रहे हो, क्या उससे पहले मुझे सोने की ज़रूरत है? तो कहते हैं ट्रायल, अब बताओ कि कॉमेडी यहाँ पे कौन कर रहा है? तुम जो इस वक्त इस कंट्री के अंदर एनिमी कॉम्बेटेंट हो, तुमने जो है एक टेररिज्म का एक्ट किया है, वो भी हमारी डोमेस्टिक सॉइल के ऊपर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कोई ट्रायल वायल होगा? तुम्हें तो लोग देखते ही गोली मार देंगे, तुमसे लोग इतनी नफरत करते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि जब मैंने इस ऑफिस को ज्वाइन करा था तो मेरे पास कैप्टन अमेरिका की डेथ से हवाले से बहुत अलग रिपोर्ट्स थी, लेकिन अब जो है मेरे पास जो है और भी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, जिसके ज़रिए मुझे इस चीज़ की गहराई पता चल रही है कि किस तरह से कैप्टन अमेरिका की जान ली गई थी, और उसके हवाले से और भी बड़े बड़े राज जिसके बारे में पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और अब वो मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा काम की साबित हो सकती हैं। तो सिंध पूछती है अच्छा और वो कैसे हो सकती हैं? तो कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, क्योंकि कैप्टन अमेरिका यानी कि कैप्टन अमेरिका रीबॉर्न वो भी मेरे कंट्रोल के अंदर, और जिस तरह से मैं चाहूँ वो चलाए, मतलब मेरी एवेंजर्स को टीम को लीड करने के लिए अगर मैं इस कैप्टन अमेरिका को ले आऊँ तो ये पूरी दुनिया तो मुझे पूछने लग जाएगी, भले ही उस कैप्टन अमेरिका की बॉडी के अंदर तुम्हारे फादर का दिमाग हो सिन। तो बताओ क्या हमारी डील हुई है? तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इन लोगों का क्या प्लान है। दरअसल वो लोग कैप्टन अमेरिका की बॉडी को जो है टाइम से पुल बैक करना चाहते हैं, लेकिन रेड स्कल उसके अंदर अपने सब कॉन्शियसनेस डालना चाहता है, यानी कि जो बॉडी होगी वो कैप्टन अमेरिका की होगी, लेकिन उसके अंदर जो दिमाग होगा वो रेड स्कल का होगा। और इसी तरह से ऑसबॉर्न जो है उसको अपनी टीम के अंदर शामिल करेगा डार्क एवेंजर्स की, और एक तरह से वो कैप्टन अमेरिका को दुनिया के सामने वापसी जिंदा करके ले भी आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑसबॉर्न ने ज़बरदस्त किस्म का एक प्लान बनाया है आई एम जोला, रेड स्कल और बाकी लोगों के साथ। यहीं से 1940s के अंदर शिफ्ट होते हैं कैप्टन अमेरिका के पास, जहाँ हम देखते हैं कि उनकी आँख खुलती और कहते हैं कि एक और जंप, अब आखिरकार मैं कहाँ हूँ? और ज़रा 1 मिनट, ये तो डॉक्टर अर्स्कीन है ना, मुझे ठीक कैप्टन अमेरिका बनाने से पहले की बात है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर अर्स्कीन बोलते हैं वेरी गुड बेटा, अब मैं तुम्हें थोड़े से ब्लड सैंपल्स वगैरह लूँगा फाइनल टेस्ट के लिए, उसके बाद तो तुम बिल्कुल तैयार हो। तो वहीं पे वो कैप्टन अमेरिका अपने दिल के अंदर सोचते हैं क्या मैंने इस चीज़ को कंट्रोल करा है, मतलब क्या मैं इस मूवमेंट के अंदर आना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो वहीं पे कैप्टन बोलते हैं कि डॉक्टर
आपने मुझे काफ़ी टाइम पहले थोड़ा बहुत जो है टाइम ट्रैवल के बारे में बताया था, तो मैं उस बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर अर्स्कीन बोलते हैं कि हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अभी भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और वर्किंग की जा रही है। आपने हमें एक आइडिया बताया था कि अगर कोई टाइम के अंदर पीछे जाके हिटलर को मार देता है तो ये पूरी की पूरी जंग ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इस तरह कुछ पॉसिबल है? तो डॉक्टर बोलते कि वेल, तुमसे सच कहूँ तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने ख्वाब देखे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर काम करने की कोशिश भी करते रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए हमारा जो फ्यूचर है वो ऑल्टर हो जाएगा। और इस ऑल्टर फ्यूचर के अंदर जिससे तुम प्यार करते हो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो सकता है कि वो उस फ्यूचर के अंदर एग्जिस्ट ही ना करते हो, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है माय बॉय। ये एक तरह का रिपल इफेक्ट है। अगर पानी के तालाब के अंदर तुम एक पत्थर फेंकते हो तो उसके रिपल जो है पानी के अंदर दूर तक जाते हैं, उसका इफेक्ट आगे तक रहता है। इसीलिए अगर तुम पास्ट के अंदर कोई चीज़ बदलने की कोशिश करोगे बेटा, तो इससे तुम्हारा फ्यूचर भी बदला जा सकता है। एटलीस्ट मैं तो कम से कम यही समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर तुम सच में ये कन्वर्सेशन किसी के साथ करना चाहते हो तो मैं कभी तुम्हें अपने दोस्त एल्बर्ट से मिलवाऊंगा। तो स्टीव रॉजर बोलते हैं कि आपका मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन? तो कहते हैं ऑफ कोर्स, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। आजकल वो जो है हिस्ट्री बनाने के ऊपर लगा हुआ है। किसी दिन हम दोनों चल के उससे बात करेंगे। और वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि डॉक्टर अर्स्कीन ने भी मुझे वही सारी की सारी बातें बताई जिसका डर मुझे था। मतलब अगर मैं टाइम को चेंज करने की कोशिश करूँगा तो इससे पूरी की पूरी रियलिटी चेंज हो सकती है, और इसका मतलब यही है कि मैं इस टाइम के अंदर सिर्फ ट्रैप होकर रह गया हूँ। अब मुझे बार बार वही सारे मोमेंट जीने पड़ेंगे जो मैं ऑलरेडी जी चुका हूँ। मेरे आंखों के सामने इस वक्त वो एजेंट मौजूद है हाइड्रा का, जो अभी कुछ देर बाद डॉक्टर आइंस्टीन की जान ले लेगा, लेकिन मैं ना ही उनको कुछ बता सकता हूँ ना ही इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ अपना सुपर सोल्जर सीरम दोबारा से पीना होगा और उनकी बनाई हुई रेस के अंदर जाके बात लेना होगा, और इस तरह पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा रीबॉर्न हो जाऊँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के ऊपर वही सुपर सोल्जर सीरम वाला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसके ज़रिए वो कैप्टन अमेरिका बनते हैं। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि वो एजेंट अपनी गन निकाल के डॉक्टर आइंस्टीन के ऊपर जान ले लेता है, और सेम सब कुछ वैसा ही होता है जैसे पहले इस रियलिटी के अंदर हुआ था। यहाँ पे वो उसको रोकने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन यहाँ तब तक देर हो चुकी होती है। डॉक्टर आइंस्टीन जो होते हैं उनकी जान चली जाती है, और कैप्टन अमेरिका अपने दिल के अंदर यही सवाल कर रहे होते हैं कि ये दिन मुझे वापसी क्यों दिखाया जा रहा है। ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह है। ये दिन एक तरह से मेरे लिए टॉर्चर है। आखिरकार मैं यहाँ पे हूँ क्यों? मेरा यहाँ पे कसूर क्या है? यहीं से हम हैमर हेली कैरियर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ऑसबॉर्न जो है कैप्टन अमेरिका और नताशा से बात कर रहा है और कहता है कि तुम इस वक्त यही सोच रहे हो कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। तो वहीं पे बकी बोलता है नहीं, सोचने वाली क्या बात है, तुम्हें हमारा ऑटोग्राफ चाहिए होगा, तो बताओ तुम्हें ऑटोग्राफ कहाँ पे चाहिए, मैं भी दे देता हूँ। तो कहता है वेल, तुमने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था बकी बांस, द बॉय कमांडो। मैं अब तक यही सोच रहा था कि तुम तो मर चुके हो, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, हम में से हर कोई जो है 1 से 2 बार तो मर ही चुका है। सही कहा ना मैंने? तो वहीं पे नताशा बोलती है कि ऑसबॉर्न, ये सारी की सारी बकवास अपनी मुंह के अंदर बंद करके रखो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, ताकि हम उसे इनकार कर सकें और वापसी तुम हमें अपनी जेल के अंदर बंद कर दो। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मुझे तुमसे ब्लैक विडो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो मैंने तुम लोगों के लिए आज की हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो न्यूज़ के अंदर जो है दिखाता है उन लोगों को कि किस तरह से ऑसबॉर्न ने यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया है कि जो सेकंड शूटर थी कैप्टन अमेरिका को मारने वाली, वो कोई और नहीं बल्कि शेरन कार्टर थी। और एक तरह से ऑसबॉर्न ने जो यहाँ पे शेरन कार्टर को दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान बना दिया है, जिसने कैप्टन अमेरिका की लिटरली जान ली है। तो वहीं पे बकी बोलता है यू सन ऑफ अ बिच, आखिरकार तुमने ये क्या किया है? तुम जानते हो कि वो एक विक्टिम है, वो मासूम है, उसका माइंड को कंट्रोल किया गया था। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि ओ प्लीज़, आजकल इस दुनिया के अंदर कोई भी मासूम नहीं है बांस। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब क्या होने वाला है। अब मैं यहाँ से मिस नताशा रोमानोफ आपको जो है रिलीज़ कर दूंगा, ताकि आप मेरा मैसेज पहुँचा सकें जिसके पास आपको पहुँचाना है। तो नताशा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा इस तरह का कोई भी घटिया काम नहीं करने वाली हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोलो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये करोगी। तुम्हें जाके अपनी दोस्त शेरन कार्टर से कहना होगा कि वो जो है अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर दे। इसके लिए उसके पास 24 घंटे हैं, वरना उसके नसीब में सिर्फ एक कैप्टन अमेरिका की मौत नहीं होगी, यहाँ पे अगला कैप्टन अमेरिका जो मेरे कब्जे में है उसकी मौत का इल्ज़ाम भी शेरन के सर पे लग जाएगा। टू बी कंटिन्यूड।